आज भी मानता हूँ और ये होना चाहिए कि ये एनक्रोचमेंट पर, सिटी ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही कुछ ऐसे प्रोग्राम चालू किए जिससे राजस्थान के लोगों का जुड़ाव है। आज हमारे बीच में विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध, जिनको हमेशा कभी चैन नहीं पड़ा कि आज रात दिन कुछ न कुछ शहर को देता रहूं, कुछ बदलाव करता रहूं, चाहे ट्रैफिक से हो, चाहे सौंदर्यकरण से हो, चाहे सड़कों को विकसित सड़कें बनानी हो, चाहे एंट्री पॉइंट हो। और जयपुर का जो स्वरूप दिया, एक नया स्वरूप 2003 में, इस शहर की बहुत सी समस्याएं थी, इनको लगातार रात दिन मेहनत करके एक नए विचारधाराओं को प्रारूप में लेके बड़ी बड़ी मीटिंग्स में अपनी बातों को रख के और इस शहर के सौंदर्यकरण की सोची। ऐसे युग पुरुष हमारे बीच में श्री पूर्व यूडीएच मंत्री प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब हैं। हम चाहेंगे आज सिनेविजन एकेडमी की तरफ से कुछ बातें इनसे सहयोग करें। सिंघवी साहब, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे लगा कि शहर को बदलना चाहिए, आपको क्यों सूझा ऐसा? मैं सन 2003 में जब मंत्री बना और मुझे ये अर्बन डेवलपमेंट का काम दिया गया, तो मेरे मन में एक विचार आया कि हिंदुस्तान में जयपुर टूरिज़्म के हिसाब से नंबर 1 है। ये गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। क्योंकि यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया के शहर किस मुकाम पर पहुँच चुके हैं ये सब लोगों को जानकारी है। वो उस विजन को मैंने मेरे ध्यान में रखते हुए शहर का विकास कराने का प्रयास किया। कुछ ऐसे ब्यूटिफिकेशन के काम किए, कुछ ऐसे मोन्यूमेंट्स तैयार किए ताकि लोगों का अट्रैक्शन जयपुर की तरफ बढ़े। यही नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी बहुत थी, एनक्रोचमेंट भी बहुत था, डिफेसमेंट का भी मामला बहुत था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रायोरिटी के हिसाब से सिटी ट्रांसपोर्ट, डिफेसमेंट और एनक्रोचमेंट, इन पर और स्वीपिंग पर, सफाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया ताकि शहर साफ सुथरा नज़र आए, हरा भरा नज़र आए। इसलिए हमने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का काम शुरू किया। शहरों की सड़कों का ब्यूटिफिकेशन, चाहे वो JLN रोड हो, चाहे वो टोंक रोड हो, चाहे वो OTS रोड हो, जितनी भी शहर की प्रमुख सड़कें थी उनके ब्यूटिफिकेशन का काम हाथ में लिया ताकि आने वाला टूरिस्ट और जितने भी एंट्री पॉइंट है शहर के, उनको सुसज्जित करने का काम किया ताकि आने वाले टूरिस्ट यहाँ पर जयपुर में आते ही एक धारणा डेवलप नहीं कर ले कि यार ये जयपुर का नाम तो बहुत था पर ये तो आने के बाद पता लगा कि गंदा शहर है। इसलिए हमने एंट्री पॉइंट को खूबसूरत बनाया, शहर में एनक्रोचमेंट हटे, इसके लिए प्रयास किए और शहर का जो इंटरनली का जिसको वर्ल्ड सिटी बोलते हैं, वर्ल्ड सिटी हमारी हेरिटेज सिटी है और वर्ल्ड हेरिटेज में जयपुर शामिल है। इसलिए इसका हेरिटेज लुक समाप्त नहीं हो, इसलिए भी हमने जितना कोशिश हो सकती थी उतना काम किया। साथ ही कुछ ऐसे प्रोग्राम चालू किए जिससे राजस्थान के लोगों का जुड़ाव है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गुजरात में गरबा बहुत मशहूर है और नवरात्रा के समय गरबा की इतनी धूमधाम होती है कि एक तरह से पूरा गुजरात ही बच्चे से लेकर बूढ़ा तक गरबे में शामिल होने के लिए तत्पर रहता है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर घूमर डांस राजस्थान के कल्चर का एक प्रमुख अंग है, इसलिए हमने घूमर को तवज्जो दी
और मेरे समय में हमने सिटी पैलेस के सामने त्रिपोलिया में करीब 4-5 हज़ार लड़कियों के साथ एक पूरी सड़क पर घूमर डांस इसलिए करवाया ताकि घूमर अगर प्रमोट होगा तो हमारे यहाँ जो राजस्थान का कल्चर है लोगों के सामने आएगा। और ये घूमर डांस जिसको लोग बेहद पसंद करते हैं उसमें हमारे नौजवान नौजवान लड़कियां सब इसमें इंटरेस्ट रखेगी और इसको घूमर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। इस प्रकार का हमने जो भी काम किया है जयपुर में या अन्य शहरों में राजस्थान में, वो पधारो हमारे देश जो हमारा स्लोगन है राजस्थान का, उसको ध्यान में रख कर किया है। कोई भी काम हो, जैसे हमने हर शहर में मॉडल रोड की कल्पना की और उनको बनवाया, सिटी ट्रांसपोर्ट का किया, हर जगह हर संभाग मुख्यालय पर 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हमारे ये नेशनल फेस्टिवल है इनको मनाने का काम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और शहर को अपना सुंदर और बढ़िया बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, उनका मोटिवेशन हो। इन सब प्रयास की बदौलत ही है कि जयपुर उस टाइम पे एशिया की प्रमुख ट्रेवल मैगजीन कॉन्डे नास्ट ट्रेवल, उसमें भी जयपुर के लिए बहुत अच्छा किया कि एशिया के प्रमुख शहरों में और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। ये सब एक एशियन मैगजीन में छपना वो अपने आप में वो भी ट्रेवल से संबंधित है। ट्रेवल ये उसमें अपने आप में एक मायना रखता है। ये सब अपने समय में हुआ है और मैं समझता हूँ जितने भी, शायद आप लोग भी जयपुर से संबंधित हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे कोई सर्कल हो, चाहे गुलाबी शहर को पहचान देने के लिए दीवारों पर गुलाबी कलर हो, और चाहे सेक्टर रोड हो। इसके साथ साथ हमने कोशिश की कि ट्रैफिक कंजेशन, चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए ट्रैफिक कंजेशन हो, इसलिए नए रोडों का निर्माण करवाना, ऐसे रोड जो जिससे यातायात सुगम हो सकता है उनको बनाना, यह भी हमारी प्राथमिकता में था और हमने बनाने का प्रयास किया। सर, बढ़ती हुई जनसंख्या और ट्रैफिक का कंजक्शन, जगह उतनी ही है और गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, तो इनका सॉल्यूशन आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होना चाहिए या क्या होगा? एक तो ये हर शहर में आजकल हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसको कम चौड़ी सड़क पर परमिशन नहीं देना चाहिए। और चूंकि एक ट्रैफिक और पॉपुलेशन कंजेशन ही नहीं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी है, वाटर सप्लाई भी है, एनवायरनमेंट भी है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान में रखते हुए और वायलेशन नहीं हो बिल्डिंग्स में। दरअसल होता क्या है कि परमिशन हमको एक्स काम की मिलती है और हम बना वाई देते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है बीच में। इन सब की चेकिंग इस प्रकार से हो कि आदमी हिम्मत नहीं कर सके कि एनक्रोचमेंट या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं करे। अब जिस प्रकार से हम शहरों में देखते हैं, जैसे दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, इनमें देखते हैं, वहाँ पर अगर मान लो कोई ओपन एरिया है तो उसको कवर्ड करने के पहले आदमी 50 बार सोचता है कि यार कॉरपोरेशन वाले आएंगे 12 मंजिल पे भी तोड़ देंगे। वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं है, नक्शे के विपरीत यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसको मैं समझता हूँ कोई सी भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इसको जोरदार तरीके से सख्त कार्रवाई करके रोकना चाहिए। और जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को परमिशन नहीं देना चाहिए। सर, आप विकास पुरुष के रूप में माने जाते हैं। राजस्थान में बहुत लोग आपको इसी रूप में देखते हैं। ये विकसित राजस्थान बनाने में आपने बहुत दिन रात मेहनत की। आपकी सर ये जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई और कब से आपने इस रूप में सोचना शुरू किया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए और ये सब करना चाहिए? अनएक्सपेक्टेड। मैं चूँकि हमारे घर में बचपन से ही राजनीति थी, मेरे ग्रैंडफादर सरपंच रहे, मेरे फादर सरपंच रहे, 67 में वो एमएलए बन गए भारतीय जनसंघ से। उसके बाद में घर में माहौल इस प्रकार का था कि राजनीति बचपन से ही देखी थी,
तो कोई लगाव नहीं था, पर अनएक्सपेक्टेड मेरे फादर की कम उम्र में डेथ होने की वजह से, चूँकि वो नेचर वही थी, घर में माहौल वही देखा था, लोगों का सहयोग और संपर्क भी बराबर बना रहा, उस नाते फिर राजनीति में आ गया। और 1985 में सबसे पहली बार विधायक बनकर छपड़ा क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा में पहुंचा। उसके बाद मैं लगातार विधायक हूँ, बीच में एक बार कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा। उस नाते भी मैंने राजस्थान में पहली बैंक होगी कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ नॉन फार्मिंग सेक्टर में लोन चालू किया। आपके हिसाब से सर अभी क्या क्या परिवर्तन की आवश्यकता है इस शहर को बदलाव के लिए, क्योंकि आपने तो इसको बहुत नज़दीक से देखा, आपने तो बहुत सुधार इसमें किए हैं। जितनी भी एम्यूनिटीज़ हैं, चाहे हमको सीवर लाइन डालनी हो, चाहे हमको इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डालनी हो, चाहे हमको टेलीफोन की लाइन डालनी हो, चाहे हमको टीवी का केबल डालना हो, इनका प्रोविज़न पहले से करना चाहिए। आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है, हम टीवी पर कलकत्ता और बॉम्बे को भी ऐसे देखते हैं, और हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो गांव से आते हैं, वही सब फैसिलिटी अपने गांव में और शहर में चाहते हैं। इसलिए चाहे वो डेवलपमेंट 4 महीने की जगह 6 महीने में हो, पर इन सब का पहले से ही प्रोविज़न करना चाहिए। उसका ही अब हम देखते हैं कि आज वो केबल के लिए लाइन, वो सड़क खुद रही है, कल टेलीफोन के लिए खुद रही है, परसों बिजली के लिए खुद रही है, तीसरे दिन सीवरेज के लिए खुद रही है। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होना चाहिए जैसे विश्व के दूसरे शहरों में है। वो एक साथ ही सब लाइनों का प्रोविज़न कर दें, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की सरकार का एक बार खर्चा होगा, पर ये बार बार की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और शहर भी खूबसूरत और सुंदर और सफाई युक्त रह सकेंगे। अमर जवान ज्योति का विचार आपके ख्याल में कैसे आया साहब? यहाँ पर हमारे फौजी भाई हैं जो सीमा पर हमारी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। उनको सैल्यूट करने के लिए, उनको सलाम करने के लिए, उनकी याद चिरंजीव रहे, उसके लिए जयपुर में कोई ऐसी जगह नहीं थी। इसलिए ऐसी कल्पना आई कि यहाँ पर कोई सैनिकों के सम्मान के लिए कोई ना कोई इस प्रकार की जगह होना चाहिए जहाँ हम उनको जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इसलिए सब लोगों की राय लेकर वो सवाई मानसिंह स्टेडियम जहाँ पर खेल कूद होते हैं उसके सामने जनपद पर हमने अमर जवान ज्योति का निर्माण कराया। और मुझे खुशी है कि आज बहुत लोग, जो भी टूरिस्ट आता है, जयपुर शहर के लोग भी वहाँ पर सुबह शाम जाकर अपने चिर परिचितों को, जो सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी, उनको वहाँ पर फूल भी चढ़ाते हैं और याद भी करते हैं। खोले के हनुमान जी में जो विकास कार्य किए, क्या उनसे लगता है कि धार्मिक पर्यटन भी बढ़ता है? देखो, जयपुर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अब जयपुर में गोविंद देव जी का प्रमुख स्थान भी है, और भी कई मंदिर हैं जिनकी यहाँ पर लोगों में बहुत आस्था है। उस नाते हमने गोविंद देव जी का भी फैसिलिटेट किया, और साथ ही खोल के हनुमान जी भी यहाँ एक दर्शनीय स्थल है, साथ के साथ धार्मिक स्थल है। वहाँ पर भी आने जाने लोगों को अपने परिवार के साथ जो भी है अपने खाने पीने का या दूसरा जो भी है अपने सगे संबंधियों के साथ कार्यक्रम करने का या आउटिंग करने के लिए हमने वहाँ पर इस तरह का निर्माण कराया है कि आप उसको छोटा वो कह सकते हो। आपके कश्मीर में क्या है, वैष्णो देवी, गलता तीर्थ का भी हमने, गलता का भी बहुत महत्व है, हमारे पुराणों में धार्मिक आस्था उसमें, उसका भी डेवलपमेंट कराया, गोविंद देव जी का भी कराया। आपके कार्यकाल में जयपुर को आपने विकसित जयपुर बनाने का बहुत प्रयास किया, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कुछ काम जो आपको कटोचते हैं कि ये काम अभी और होने चाहिए? मैं आज भी मानता हूँ और ये होना चाहिए कि ये एनक्रोचमेंट पर, सिटी ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब तक इन दोनों बातों पर अपन फोकस नहीं करेंगे, शहर ना तो सुंदर रह सकता, और जो लोगों के सामने डे टू डे जो समस्याएं आती है वो समस्याओं का
हल मेरी समझ में ये सिटी ट्रांसपोर्ट और एनक्रोचमेंट पर सख्ती से पाबंदी है। आपके पर्सनल जीवन की भावी योजनाएं क्या साहब, जैसे आम दर्शक हमारा जानना। मेरे पर्सनल जीवन की मैंने तो बहुत अच्छी पारी खेल ली और मैं संतुष्ट भी हूँ। 7 बार विधायक रह चुका हूँ, बैंक का चेयरमैन रह चुका हूँ, सेंट्रल को उसका जीएसएम का वो मेंबर रह चुका हूँ, युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, ये प्रदेश कार्य समिति का मेंबर लंबे समय तक रहा हूँ। अब वैसे राजनीति में आदमी महत्वाकांक्षी तो होता ही है और कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती कि भी आज ये बन गया तो कल वो बन जाऊँ, पर कहीं ना कहीं आदमी को संतोष करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक एपिसोड में सिंघवी साहब से बातें पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने काम है जो मुझे मालूम है। मैंने भी पिछले 15 साल से 20 साल से इनके संपर्क में रहा हूँ, इनके कामों को मैंने देखा है। बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई है मैंने इनके कार्यों पे। अब लेकिन इनसे एक चीज़ जानने की आवश्यकता ज़रूर है कि आम नागरिक को, एक जागरूक नागरिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने राज्य के प्रति, अपने शहर के प्रति कैसे सजग रहे। शहर को साफ सुंदर और हरा भरा रखें। उसके लिए क्या करना चाहिए एक आम नागरिक को, एक ट्रैफिक को लेकर के, या कितनी चीज़ों पे उसको जागरूक रहना चाहिए, कितना उसको ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ उसको अपना योगदान देना चाहिए। अवेयरनेस तो जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने ये सफाई का अभियान चलाया, उसका असर ये है कि अब आम आदमी भी अगर कोई कागज़ में या कागज़ की प्लेट पे या किसी को कोई चीज़ को गाड़ी में बैठा बैठा भी खा रहा है या चलते चलते भी खा रहा है या फुटपाथ पर बैठ के भी खा रहा है, तो आसपास देखता है। या तो कोई आदमी बिल्कुल ही बेशर्म हो तो इधर उधर देख के कहीं कोई नहीं दिखा चुपचाप कागज़ डाल देता है, या फिर वो डस्टबिन को तलाश करता है, हाथ में कागज़ को पकड़ लेता है, जहाँ पर भी डस्टबिन आता है वहाँ गाड़ी रोक कर उसमें कागज़ डालता है। ये अवेयरनेस है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिला है। और इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि लोगों के मन मस्तिष्क में एक बात को बिठाया कि हमको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आप सनराइजिंग सिनेविजन में पधारे। तो दोस्तों, इसी रूप से अगले हफ्ते फिर हम किसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे आपकी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।